ईरान ने उन आरोपों से इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उसकी आईआरजीसी सेना ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर मिसाइल हमले किए। हिंद महासागर में मौजूद यह वही डिएगो गार्सिया द्वीप है जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैन्य अड्डा है। आरोप लगाया गया था कि जंग के बीच कुछ रोज पहले इसी सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक डिएगो गार्सिया पर उसकी सेना की तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी। उसका दावा है कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर किसी और ने हमला किया था, उसे साजिश के तहत इसमें फंसाने की कोशिश की। ईरान ने उस पर आरोप थोपे जाने का दावा कर दिया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया था कि मिसाइलें ईरान नहीं दागी थी। ब्रिटेन ने इस हमले को उकसाने वाली रणनीति बताया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर ईरान की सेना ने मिसाइलें नहीं चलाईं। इसे इजराइल का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ऐसा हमला जो किसी और पर आरोप लगाने के लिए किया गया हो। यानी ईरान के मुताबिक जंग के दौरान ईरान पर आरोप मढ़ने के लिए इजराइल की सेना ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दाग दी। नेटो के प्रमुख ने भी डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमले की पुष्टि नहीं की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने नेटो के प्रमुख की उन्हीं बातों का हवाला दिया और हमले के आरोपों से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया था कि डिएगो गार्सिया की तरफ ईरान से ही मिसाइलें दागी गई थी। 19 मार्च को देर रात में द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अखबार में इस हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी छापी गई थी। उस रिपोर्ट में 2 मिसाइलों का जिक्र था। एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी सेना ने हवा में मार गिराने का दावा किया। लेकिन ईरान ने इन दावों को कोरी अफवाह बताया, ब्रिटेन और अमेरिका का प्रोपेगेंडा बताया। ईरान लंबे वक्त से यह दावा करता रहा है कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, यानी ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत रखती हों, वो नहीं है। ईरान के मुताबिक उसकी सेना के पास केवल 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान से हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी तो करीब 4000 किलोमीटर है। नीले समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है, चागोस द्वीप समूह जो हैं, जो मॉरिशस के थे, जो फिर ब्रिटेन ने ले लिए, वहां पर है ये। इसके चारों तरफ अथाह पानी पानी है। दुनिया के नक्शे पर यह भारत के बेहद करीब दिखाई देता है। उसके कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये टापू बेहद छोटा है। भारत के दक्षिणी छोर केरलम से दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है, इसके पूर्व में इंडोनेशिया है और आगे चल के उधर ऑस्ट्रेलिया है। यानी डिएगो गार्सिया से कई देशों पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका ने इसीलिए वहां लंबे वक्त से सैन्य अड्डा बना रखा है। 1970 के दशक से दोनों मिलकर वहां सैन्य अड्डे जो उन्होंने बनाया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान भी, अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी इस सैन्य अड्डे का खूब इस्तेमाल किया था। सैन्य रणनीति के लिहाज से डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो बेहद अहम है। जंग के दौरान वहां मिसाइल हमले के दावों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इधर तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि जंग के 27वें दिन एक बार फिर ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए। दावा किया गया ईरान की आईआरजीसी सेना ने इस बार भी इजरायल के शहरों पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान ने इजरायल के शहरों पर क्लस्टर बम भी गिराए। वही क्लस्टर बम जो पहले आसमान में फटते हैं, फिर उनके अंदर से बड़ी संख्या में छोटे छोटे बम निकलते हैं। हालांकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों और बमों को इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराया। जैसे ही इजरायल की सीमा में ईरान की मिसाइलें घुसी, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। मिसाइलों और बमों को इंटरसेप्ट किया गया, फिर जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो गई। नतीजा यह हुआ कि वो मिसाइलें जमीन तक पहुंच गईं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, जोरदार धमाके हुए, ऐसे धमाके जिनसे इजरायल के कई शहर थर्रा गए। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए।
कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के साथ इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी मिसाइल गिराई। इसी तरह वहां के काफर कासिम पर भी हमले हुए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के पास बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान ने बम बरसाए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर बरसाई और इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने भी ईरान की मिसाइलों को चुन चुन कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में पहुंची, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। सबसे पहले हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने शुरू हुए। इसके बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करना शुरू किया। एक एक मिसाइल की पहचान की गई, उन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलनी शुरू हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली, आग उगलती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें आसमान में पहुंचने के बाद ईरान की मिसाइलों पर टूट पड़ी, उन्हें हवा में ही उड़ाना शुरू कर दिया। इससे तेल अवीव के आसमान में जोरदार धमाके शुरू हो गए। धमाकों की आवाज से मानो पूरा शहर थर्रा उठा। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसके लिए इजराइल की सेना पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने तेल अवीव पर कई बार हमले किए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ही तेल अवीव पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। एक साथ 4 जगहों पर मिसाइलें गिरने की खबर आई थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान की आईआरजीसी सेना ने ताकतवर मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि तेल अवीव के आसमान में ईरान की जितनी भी मिसाइलें पहुंची, उन्हें इजरायली सेना ने जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों ने ईरान की एक एक मिसाइल का हवा में ही काम तमाम कर दिया। लेकिन तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल गईं और वो मिसाइलें तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गई। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जहां भी गिरी वहां जबरदस्त नुकसान हुआ। मकान पर मिसाइल गिरी तो मकान खत्म हो गया, कार पर गिरी तो कार जलकर राख हो गई। इन हमलों से तेल अवीव के लोग दहशत से भर गए, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। और तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव की तरह इजराइल के काफर कासम शहर पर भी हमला किया। शहर के एक रिहायशी इलाके में आसमान से सीधे एक कार पर बम गिरा। धमाके के साथ वो कार कई फीट हवा में उछल गई और फिर हवा में पलटती हुई जमीन पर आ गई। इससे उसके परखचे उड़ गए। जिस जगह पर बम गिरा उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये वो जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि यह गड़ा हुआ है और यहां पर ही एक गाड़ी थी जो बिल्कुल हवा में उठ गई और उसके पुरखच्चे उड़ गए। यही वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ था। काफर कासिम शहर मध्य इजराइल में है। यह शहर तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में, वेस्ट बैंक की सीमा के पास। इजराइल के इसी शहर पर ईरान की आईआरजीसी सेना ने बम बरसा दी। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने काफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम से हमला किया। जिस वक्त कार पर बम गिरा उससे पहले 2 लोग वहां से दौड़कर जाते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां धमाका हुआ। धमाके में एक गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। ऐसा समझा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब था। कार पर आसमान से बम गिरने के बाद आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। कतर के मीडिया ने दावा किया कि ईरान के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और तेल अवीव पर काफर कासिम के अलावा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी हमले हुए। वहां
के एक रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में मिसाइल गिरी। पलक झपकते ही मिसाइल जमीन से टकराई और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके बुरी तरह हिल गए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि इजरायल के बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी। हमले के बाद वहां के एक इलाके में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। बेत शेमेश शहर मध्य इजरायल में आता है। यह यरूशलेम के नजदीक मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में और तेल अवीव से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह शहर मौजूद है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए। अखबार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा है कि इजरायल ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियारों के गोदामों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले तेज कर सकता है। उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर हमले किए। इसे अब तक का सबसे भीषण हमला बताया गया। दावा किया गया कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया। इजरायल पर एक ही दिन में एक या दो नहीं बल्कि 85 हवाई हमले किए गए। इन हमलों से इजरायल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया और इजरायल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमलों में इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने लेबनान से एक साथ कई रॉकेट दागे। सारे रॉकेट तेज रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ते नजर आए और फिर देखते ही देखते जमीन की तरफ जा गिरे। हमलों के बाद कुछ जगहों पर धमाके भी हुए। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव शहर पर भी मिसाइलें दागी। हमलों के लिए लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से 24 घंटे के अंदर दर्जनों रॉकेट दागे गए, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए। सारे हमले एक ही दिन में किए और इन हमलों की वजह से इजरायल के एक इलाके में आग लग गई। वहां सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं। वहां मौजूद लोग उन गाड़ियों पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ रॉकेट भी दागे। इजरायल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर की गई कार्रवाई के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिखे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो लेबनान का बताया गया। वहां कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। लोगों ने बीच सड़क पर पटाखे जलाए। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। लोगों ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद जमकर जश्न मनाया। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दावा किया गया कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हिजबुल्लाह की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का वीडियो जारी किया जिसमें उसने हिजबुल्लाह की ताकत की जानकारी दी। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह 15 महीनों से अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटा था। أولاً الصاروخية كماً ونوعاً، ثانياً المسيرات الانقضاضية كماً ونوعاً، ثالثاً القوات البرية بكافة أنواعها। उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के लिए आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें बना रहे थे। इजरायल की सेना ने इन बयानों का हवाला देते हुए साफ किया कि इजरायल हिजबुल्लाह के इसी ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उधर ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के हर हिस्से और उसके हर बड़े शहर पर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने का दावा कर दिया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों के आगे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। उसकी वजह से ईरान की मिसाइलें इजरायल के कोने कोने में पहुंच गई। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा इजरायल के शहरों पर ईरान ने क्लस्टर बम भी गिराए, ऐसे भी दावे हैं। ईरान के क्लस्टर बम ऐसे खतरनाक बम हैं जो झुंड में गिरते हैं। जहां भी गिरते हैं वहां तबाही ला देते हैं। मकान पर गिरा तो मकान ध्वस्त, इमारत पर गिरा तो पूरी इमारत जमींदोज, अगर किसी फैक्ट्री पर, गैस प्लांट पर गिर गया तो वहां सब कुछ खत्म। क्लस्टर बमों की तरह जहां जहां भी ईरान की मिसाइलें गिरी वहां हर चीज बर्बाद हो गई, वो दिखा। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इजरायल के हर बड़े शहर और हर इलाके पर बमों की बारिश की। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराई, हाइफा पर क्लस्टर बम गिरे, मिसाइल गिराने का दावा किया गया। दक्षिण इजरायल का शहर बीरशेवा भी ईरान के हमलों से दहल गया। इसी तरह
मध्य इजराइल के शहर पेतह तिक्वा पर भी आसमान से बारूद की बारिश की गई। लेकिन ईरान ने सबसे खतरनाक हमला तेल अवीव पर किया, वो भी एक रोज पहले। उसने तेल अवीव पर एक साथ 4 जगहों को निशाना बनाया। आसमान से मिसाइलें गिरी, सब कुछ वहां खत्म हो गया। तेल अवीव पर हुए हमले को जिस किसी ने भी देखा वो कांप गया। एक कार के अंदर से बनाया गया एक वीडियो ने लोगों को डरा कर रख दिया। उसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दी, जमीन से मिसाइल टकराई, वहां जोरदार धमाका हो गया, धरती कांप गई, आग का बवंडर उठना शुरू हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि लोग संभल तक नहीं पाए। ईरान की एक मिसाइल तो तेल अवीव में रिहायशी इमारतों के बीच में गिरी, वो भी सड़क के बीचों बीच। उस सड़क के दोनों तरफ कई इमारतें थी, सड़क के किनारे बड़ी संख्या में गाड़ियां भी नजर आईं। तभी आसमान को चीरते हुए बीच सड़क पर ईरान की एक मिसाइल गिरी। वो भी कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल। जमीन से मिसाइल टकराई, फिर वहां के हालात के साथ सब कुछ बदल गया। धमाके की वजह से गाड़ियां हवा में उछल गई, गाड़ियों में आग लग गई। कुछ देखते देखते गाड़ियां आग में जलकर राख हो गई। कुछ इमारतों का तो नामो निशान मिट गया, इमारतें ध्वस्त हो गई। ईरान के इस हमले से पूरा तेल अवीव शहर कांप गया। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि मिसाइल गिरने के बाद धरती बुरी तरह हिली, जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती। धमाका ऐसा था कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएं। हालांकि तेल अवीव को ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रखने के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। कई मिसाइलों को हवा में मार भी गिराया गया, लेकिन इसके बाद भी ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान की मिसाइलें उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेज देंगी। तेल अवीव पर मिसाइल से जो हमला हुआ उसका ईरान ने एक वीडियो जारी किया। उसमें ईरान की IRGC सेना मिसाइलें लॉन्च करती दिखाई दी। लॉन्च होते ही ईरान की वो मिसाइलें आग उगलती हुई तेजी से बढ़ती नजर आईं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। दावा किया गया कि ईरान की धरती से उड़ने के बाद वो मिसाइलें कुछ ही मिनटों में तेल अवीव तक पहुंच गईं। इसी तरह ईरान ने कुछ ड्रोन भी उड़ाए। ईरान की धरती से जो ड्रोन उड़ाए गए थे वो शाहिद 136 ड्रोन थे। ये ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन पर बम और रॉकेट गिराने के साथ खुद भी किसी बम की तरह फट जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी और उसकी वजह से तेल अवीव में खतरे के सायरन हर वक्त बजते रहे। जैसे ही तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें पहुंची, हमले की चेतावनी वाले सायरन घनघना उठे, लगातार बजने लग गए। वहां अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने से लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे। दावा किया गया ईरान की तरफ से रात भर तेल अवीव को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम जान हथेली पर रखकर तेल अवीव से पल पल की जानकारी देती रही। बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं फटी बल्कि ईरान ने क्लस्टर बमों से भी हमले किए गए, ऐसा भी दावा था। रात के अंधेरे में तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर बम फटे और उनके अंदर से दर्जनों बम एक साथ निकलने शुरू हो गए। जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बम है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। तो बिखर रहे हैं ये बम, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ऊपर से बिखर कर विस्फोटक आते हैं तो या तो वो क्लस्टर बम हो सकते हैं या मिसाइल को अगर हवा में ही मार गिराया तो उसके भी टुकड़े होते हैं, वो भी ऐसे क्लस्टर बम की तरह दिखते हैं। लेकिन दावा किया गया कि तेल अवीव के जिस भी इलाके में क्लस्टर बम गिरे या इस तरह से विस्फोटक गिरे वहां काफी नुकसान पहुंचा। इसलिए यह आशंका जताई गई कि ये क्लस्टर बम हो सकते हैं। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद इजराइल की सेना ने 6 लोगों के घायल होने की जानकारी दी, लेकिन बाद में पता चला कि हमले में एक महिला की मौत भी हो गई। और ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि तेल अवीव के अलावा उसने इजराइल के कई दूसरे बड़े शहरों पर भी हमले किए। इजराइल के हाइफा शहर को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया गया।
हाइफा उत्तरी इजराइल में भूमध्य सागर के किनारे पर है। तेल अवीव से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन यहां से लेबनान की सीमा सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर है। लेबनान में जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह बैठा है और वो ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दावा किया गया इसी हाइफा शहर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हाइफा के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी, उससे वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं का गुबार आसमान को छूता दिखाई दिया। और ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर भी हमला करने का दावा किया। दावा इस शहर पर ईरान ने क्लस्टर बम गिराए। बीरशेबा शहर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में है, नेगेव रेगिस्तान के उत्तरी किनारे पर। नेगेव दक्षिणी इजराइल का गर्म और रेगिस्तानी इलाका है जो इजराइल के आधे से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है। इसी रेगिस्तानी इलाके में बीरशेबा शहर है। इससे तेल अवीव करीब 115 किलोमीटर और राजधानी यरूशलेम करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ईरान ने इजराइल के उत्तरी इलाके की तरह उसके दक्षिणी हिस्से को भी टारगेट किया। दावा है कि ईरान ने इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाने के बाद मध्य इजराइल के शहर पर भी हमले किए। तेल अवीव शहर भी मध्य इजराइल में है, लेकिन उसके अलावा ईरान ने इजराइल के बनेई ब्राक और पेता तिकवा को भी निशाना बनाया। इन दोनों शहरों पर ईरान की IRGC सेना ने क्लस्टर बम गिराया, ऐसा दावा है। जहां भी बम गिरे वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। बम की चपेट में आने से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इजराइल की परेशानी यह कि उसे ईरान के साथ हिजबुल्लाह के भी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके ठीक बगल में बैठा है। वो भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल के उत्तर में ऊपर की तरफ, दोनों के बीच करीब 120 किलोमीटर लंबी सीमा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्से को निशाना बनाया, मतलब उस हिस्से को जो लेबनान की सीमा के पास है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्से में मौजूद शहरों पर खबर है कि 35 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। नॉर्थ इसराइल पर कल शाम तकरीबन 38 रॉकेट्स फेंके हिजबुल्लाह ने, एक के बाद एक, और वहां पर एक लेडी की मौत हुई और कई लोग जख्मी हुए। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया, उसकी मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में उड़ा दिया। खबर है इजराइल के शहरों पर हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान और हिजबुल्लाह पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। और इजराइल के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अली अकबर अहमदियान के मुताबिक ईरान 20 साल से जंग की तैयारी कर रहा था। उसकी सेना पिछले 2 दशकों से अमेरिकी सेना का मुकाबला करने की तैयारी में जुटी थी। इसके लिए ट्रेनिंग ली जा रही थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के प्रतिनिधि ने अमेरिकी सेना को चुनौती तक दे दी और दावा कर दिया कि ईरान उससे लड़ने के लिए 20 साल से तैयारी कर रहा था। अमेरिका से जंग की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। ईरान की सेना लगातार अमेरिकी सेना को टक्कर देने की ट्रेनिंग ले रही थी। इस दावे के साथ ही ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। अली अकबर अहमदिया ने अमेरिकी सैनिकों को मैसेज दिया 2 शब्दों का, कम क्लोजर, करीब आओ। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया जब आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में 3000 सैनिकों की तैनाती करने वाला है और ईरान के अधिकारी ने कह दिया कम क्लोजर। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का कहना है अमेरिका 3000 सैनिकों की ब्रिगेड कॉम्बैट टीम भेज सकता है वहां। यह टीम ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल की मदद कर सकती है अगर जमीन पर सैनिक उतारने पड़े तो। हालांकि तैनाती कब होगी यह जानकारी नहीं दी गई। कैस्पियन सागर में हुए इजराइल के हमले से रूस बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि कैस्पियन सागर का बॉर्डर ईरान के साथ साथ रूस से भी लगता है। और अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रूस और ईरान के एक अहम रास्ते को नुकसान हुआ। इस रास्ते से ही ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई करता है, ऐसा दावा है। खतरनाक हथियार भेजता है और दावा किया गया कि इसीलिए इजराइल ने इस रास्ते को निशाना बनाया। इजराइल का मकसद रूस को हो रही हथियारों की सप्लाई रोकना था। इजराइल चाहता था कि रूस को ईरान से जो खतरनाक हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाए, और इसीलिए इजराइल ने कैस्पियन सागर में मौजूद ईरान के सबसे बड़े पोर्ट बंदर अंजली पोर्ट पर हमला किया और रूस की लाइफलाइन कहे जाने वाले उस रास्ते को नुकसान पहुंचाया जहां से उसे ईरान से हथियार मिलते थे। यही वजह रही कि रूस इस हमले से तिलमिला गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते का इस्तेमाल खासतौर पर ईरान के शाहिद ड्रोन की सप्लाई के लिए होता रहा।
इस रास्ते से ईरान रूस को अपने घातक शाहिद ड्रोन पहुंचाता रहा है और दावा किया गया कि शाहिद ड्रोन ईरान के साथ साथ रूस के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शाहिद ड्रोन कई बार अमेरिका के हथियारों को चुनौती दे चुके हैं। इसीलिए रूस ये कभी नहीं चाहता कि उसे शाहिद ड्रोन मिलना बंद हो जाए। और दावा किया गया कि इसीलिए रूस ने कैस्पियन सागर में हुए हमले पर चिंता जताई, लेकिन इजरायल ने कैस्पियन सागर में हमला कर एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो इजरायल ने रूस की चिंता बढ़ाई, दूसरा उसने ईरान को भी यह दिखा दिया कि उसका कोई भी ठिकाना इजरायल से नहीं बच सकता। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ईरान को यह दिखाना चाहता था कि कैस्पियन सागर में उसका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कैस्पियन सागर में इजरायल की मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल के हमले में ईरान के पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। वहां मौजूद ईरान के जंगी जहाज, कमांड सेंटर, कई ठिकाने तबाह हो गए। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के बंदरगाहों को जोड़ता है। इनके बीच की दूरी करीब 965 किलोमीटर है। यहां से दोनों देशों के बीच हथियारों के अलावा गेहूं, तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई भी होती है। दावा किया गया कि साल 2022 और 2023 में इस रास्ते से हथियारों की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध चरम पर था और इसके बाद भी लगातार इस रास्ते से हथियारों की सप्लाई होती रही। दावा किया गया कि इसीलिए इजरायल ने यह हमला किया और ईरान के साथ साथ रूस को भी गहरी चोट दी थी। ईरान जंग में मध्यस्थता कराने का दावा करने वाले पाकिस्तान के एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि ईरान की IRGC सेना ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। IRGC का दावा है कि माल ढोने वाले उस जहाज ने हॉर्मूज गलियारे को पार करने की मंजूरी नहीं ली थी, इसीलिए उसे लौटा दिया गया। ईरान की IRGC सेना ने उस जहाज को वहीं भेज दिया जहां से वो आ रहा था। IRGC की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया के सामने फजीहत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा कर चुका है कि वो जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा। पाकिस्तान की सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया और अपनी कूटनीति का डंका पीटने में जुट गई। लेकिन इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उसके जहाज को हॉर्मूज गलियारे से लौटा दिया। IRGC ने बताया कि माल ढोने वाला वो जहाज UAE के शारजा से रवाना हुआ, उसे पाकिस्तान के कराची जाना था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा दे रहे IRGC के सैनिकों ने उसे रोक दिया। उन्होंने पाकिस्तान के उस जहाज को वापस जाने के लिए कह दिया, क्योंकि दावा है उस जहाज ने ईरान के अधिकारियों से इजाजत नहीं ली थी। IRGC ने साफ किया कि हॉर्मूज गलियारे से सिर्फ वही जहाज जा पाएंगे जिन्हें ईरान के अधिकारियों की मंजूरी मिलेगी। उस पर पाबंदी लगाने वाले ईरान ने एक और समुद्री रास्ते को निशाना बनाने की चेतावनी दे दी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कहा जाता है न्यूज एजेंसी ईरान की IRGC सेना से जुड़ी है। उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ईरान के खिलाफ जमीन के रास्ते ऑपरेशन शुरू किया गया, जमीन पर ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ईरान की सेना युद्ध में नया मोर्चा खोल देगी, लाल सागर वाले समुद्री रास्ते का मोर्चा खोल देगी। हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा जमाने वाला ईरान लाल सागर यानी दूसरी तरफ के रास्ते पे भी जहाजों का निकलना मुश्किल कर सकता है, यह चेतावनी दी गई। यह रास्ता एशिया और यूरोप को जोड़ने का सबसे अहम रूट है। ईरान की तरफ से उस रास्ते में भी रोड़े अटकाने की चेतावनी दी गई। ऐसे समय पर ही दी गई जब अमेरिका ने संकेत दिए कि वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उसके सैनिक जमीन के रास्ते ईरान में घुसकर हमले कर सकते हैं। इसीलिए ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने साफ कह दिया कि अमेरिका ने ईरान की धरती पर सेना उतारने की गलती की तो यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसने जानकारी दी कि वहां की सेना दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान में चल रहा युद्ध भले ही 1 महीने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ आसमान और समंदर के रास्ते ही हमले किए गए हैं। न तो अमेरिका के सैनिक ईरान की धरती पर उतरे हैं, न ही इजरायल के सैनिकों ने वहां जमीन पर कदम रखा है। ईरान भी अपने ड्रोन और मिसाइलों के दम पर जवाबी हमले करता आया, लेकिन अमेरिका ने जब पश्चिम एशिया में अपनी खतरनाक मरीन यूनिट भेज दी तो उस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि वो ईरान में जमीन के रास्ते भी हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की मरीन यूनिट का काम ही यही है कि वो समुद्र के रास्ते जमीन पर हमला करती है। नौसैनिक है लेकिन फिर जमीन पर जाते हैं। यूनिट दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में माहिर मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी अमेरिका को किसी दूसरे देश में घुसकर हमला करना होता है तो वहां सबसे पहले मरीन यूनिट के जवान ही उतारे जाते हैं और वो हर खतरे को मिटाते हुए रास्ते को साफ कर देते हैं ताकि अमेरिका के दूसरे सैनिक वहां से फिर घुस सके।
खबर है अमेरिका की मरीन यूनिट करीब 2200 जवान किसी भी वक्त पश्चिम एशिया में पहुंच सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई और उस रिपोर्ट में इस बात की भी आशंका जताई गई कि अमेरिका ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा जमाना चाहता है। वो द्वीप जहां कुछ दिन पहले अमेरिका ने हवाई हमला कर खलबली मचा दी थी। खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है। इसी के जरिए ईरान पूरी दुनिया में अपने लगभग 90% तेल की सप्लाई करता है। फारस की खाड़ी में यह मौजूद है। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूरी है इसकी। छोटा है बहुत, लेकिन ईरान की इसमें जान बसती है एक तरह से, क्योंकि खार्क द्वीप पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों से आने वाला कच्चा तेल उनमें जमा किया जाता है, बाद में उस तेल को जहाज़ों पर लोड करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इसलिए खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उसे कोई नुकसान पहुंचा तो ईरान की तेल से होने वाली कमाई ठप हो सकती है। अमेरिका ने वहां कुछ दिन पहले बमबारी की थी, हालांकि उस हमले में तेल टैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान के सैन्य ठिकानों को तहस नहस करने का दावा किया गया था। हमले में इस द्वीप पर मौजूद उस हवाई पट्टी को भी नुकसान पहुंचा था, ऐसी जानकारी मिली थी, जहां ईरान की सेना के विमान उतरते थे, उस हवाई पट्टी को। अमेरिका और यह भी आशंका जताई गई कि अमेरिका की मरीन यूनिट के जवान खार्क द्वीप पर हमला कर सकते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की मरीन यूनिट आइलैंड पर मौजूद हवाई पट्टी की मरम्मत भी कर सकती है, ताकि विमानों के जरिए फिर अमेरिका के सैनिक और उसके हथियारों को आसानी से खार्क द्वीप पर उतारा जा सके। वो हवाई पट्टी जो उन्होंने तहस नहस कर दी थी, उसको मरम्मत करके फिर अमेरिका के जहाज वहां उतारने की तैयारी हो सकती है। अगर अमेरिका ने खार्क द्वीप पर पैर जमा लिए तो उसकी सेना ईरान में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि खार्क द्वीप से ईरान की धरती सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, मेनलैंड जो है। इसी खतरे को बढ़ता देख ईरान भी अलर्ट हो गया। उसने खार्क आइलैंड की सुरक्षा बढ़ा दी। ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने की भी योजना बना ली, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने खार्क द्वीप पर नजर गड़ाई या ईरान की धरती पर सैनिक उतारे या ये सब उसका बेवकूफी भरा कदम होगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की है, जो कहा जाता है कि IRGC सेना की न्यूज एजेंसी है, उसकी तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो ईरान की सेना बाबल मंदीब गलियारे से भी जहाजों का निकलना मुश्किल कर सकती है। बाबल मंदीब कहां है? बाबल मंदीब समुद्री गलियारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह है, लेकिन वो दूसरी तरफ है सऊदी अरब के। वो भी एक व्यापार का अहम रास्ता है। ये यमन के दक्षिणी छोर पर है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, दूसरी तरफ ये है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। एक तरफ इसमें लाल सागर है, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी है। ये बाबल मंदीब स्ट्रेट है। अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है, फिर बाबल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर से जाता है। उसके बाद सुएज नहर के जरिए आगे निकलता है और मिस्र से लगी हुई जो है वो सुएज नहर है, वो भूमध्य सागर में मिलती है। और भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचने का आसान रास्ता हो जाता है। ये एशिया से यूरोप का रूट है। यूरोप से एशिया आने जाने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है, शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने वाले जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करके यूरोप जाते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल इसी शॉर्टकट से यूरोप के देशों तक पहुंचता है। लेकिन युद्ध में अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत दिए तो ईरान ने इस रास्ते पर भी शिकंजा कसने की चेतावनी दी। जैसे ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा रखी है, वैसे बाबल मंदीब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। जबकि हॉर्मूज गलियारे पर ईरान के कब्जे की वजह से पहले ही कई देशों में तेल का संकट खड़ा हो चुका है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ईरान की चौखट पर है, उसके दक्षिणी तट पर एकदम पास में है, इसलिए वो आसानी से वहां कब्जा जमाने में सफल हुआ है। लेकिन बाबल मंदीब गलियारा तो ईरान के बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। बंदर अब्बास पोर्ट से 2300 किलोमीटर के आसपास दूर है। वहां तक समंदर के रास्ते जाने के लिए पहले ओमान, फिर पूरे यमन की समुद्री सीमा पार करनी पड़ती है। तो उस रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये काम वो करेगा कैसे। अब वो करेगा कैसे, वो यमन में है। अमेरिका और इजराइल से एक साथ जंग लड़ रहे ईरान के लिए इतनी लंबी दूरी पर सैन्य ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होगा।
ईरान का ये काम लेकिन उसके समर्थन वाले हूथी लड़ाके कर सकते हैं, क्योंकि ये यमन में है गलियारा, वहां हूथी लड़ाके हैं। हूथी लड़ाके भी ईरान के समर्थन वाले हैं, ईरान उनको समर्थन देता है। हूथी लड़ाके पहले भी बाबल मंदीब गलियारे को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में ईरान के एक इशारे पर वो वहां से जहाजों का आना जाना रोक सकते हैं, ऐसी आशंका है। यूरोप के कई देशों में इससे हाहाकार मच सकता है, मारामारी हो सकती है तेल और गैस की, क्योंकि लाल सागर वाले रास्ते में रुकावट आई तो खाड़ी देशों से यूरोप तक जाने वाले तेल के जहाजों को, गैस के जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। यह रूट लाल सागर वाले रास्ते से करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। रास्ता लंबा होता है तो आने जाने में समय भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा लगेगा। अगर कोई जहाज अफ्रीका के बाहर से घूमकर यूरोप जाता है तो उसे 10 दिन ज्यादा समय लग सकता है। लाल सागर वाले रास्ते से जाने में 20 दिन लगते हैं तो अफ्रीका वाले रास्ते से 30 दिन लग सकते हैं। वहां जाने में लगने वाला खर्च भी लगभग दुगना हो सकता है। तो ईरान ने लाल सागर वाले रास्ते को अगर बंद कर दिया तो दुनिया के कई देशों के आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कई बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान की IRGC सेना कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वहां की सरकार चला रही है। अमेरिका और इजरायल ने जंग के पहले ही दिन हवाई हमले कर दिए थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए थे, बड़े मंत्री मारे गए थे, अधिकारियों को मार गिराया था। मुश्तबा खामनेई को उसके बाद ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन ईरान की सरकार कौन चला रहा है? तो दावा है कि मुश्तबा खामनेई नहीं बल्कि IRGC सेना और कुछ बड़े अधिकारी चला रहे हैं ईरान की सरकार। सबसे बड़ा नाम वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का लिया जा रहा है। अब्बास अराक्ची युद्ध के दौरान ईरान के पक्ष को दुनिया के सामने रखते आए हैं, वो विदेश मंत्री हैं। जंग के दौरान कई बार ईरान की जनता के बीच भी नजर आए हैं। अब्बास अराक्ची फिनलैंड और जापान में ईरान के राजदूत भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विदेश नीति का अच्छा खासा अनुभव है। फिर ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गालिबाफ। मोहम्मद बागर गालिबाफ ईरान की IRGC सेना के कमांडर रह चुके हैं, अब स्पीकर हैं। उनका नाम काफी चर्चा में रहा था पिछले दिनों, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि जंग रुकवाने के लिए ईरान के एक बड़े नेता से, अधिकारी से, बड़े नेता से उनकी बात हो रही है, बड़े नाम से बात हो रही है। तो तब यह दावा किया गया था कि मोहम्मद बागर गालिबाफ ही वो नेता थे जिनसे ट्रंप बातचीत कर रहे थे। फिर ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्हें उदारवादी नेता माना जाता है। ईरान की सरकार चलाने वाले नेताओं में उनकी भूमिका काफी अहम हो गई है, अब कहा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया तो कह रहा है कि ईरान की सरकार चलाने वालों में ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मौसनी का भी नाम है। गुलाम हुसैन मौसनी जो है पहले खुफिया विभाग के प्रमुख थे। ईरान में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को जब मौत की सजा सुनाई गई थी तो वो खुफिया विभाग के प्रमुख थे। उनके अलावा IRGC सेना के प्रमुख अहमद वहीदी का नाम भी शामिल है। अहमद वहीदी कई साल से IRGC का हिस्सा हैं। उन्हें ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध का अनुभव है। वो ईरान इराक युद्ध हुआ था 80 के दशक में, पहले ईरान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। फिर कुद्स फोर्स है, कुद्स फोर्स जो दूसरे देशों में लड़ाके खड़ी करती है IRGC की, उसके कमांडर हैं इस्माइल कानी, उनका नाम आ रहा है। दूसरे देशों में जो ऑपरेशन चलाती है IRGC सेना की टुकड़ी, जैसे जो हूथी को समर्थन करती है या हिजबुल्लाह को समर्थन करती है, वो कुद्स फोर्स है और कुद्स फोर्स के कमांडर हैं इस्माइल कानी। इस्माइल कानी ने 2020 में कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी। खुखार कमांडर माने जाते हैं कुद्स फोर्स के वो। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये सभी नेता मिलकर ईरान की सरकार चला रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। छोटे छोटे फैसले ये लोग ले रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ छिड़ी जंग में पर्दे के पीछे से अपना दिमाग ये लोग लगा रहे हैं। उधर ईरान ने भारत समेत 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेरोक टोक निकालने की इजाजत दे दी। इनमें भारत के साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं कि इनके जहाज जा सकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन देशों को हॉर्मुज गलियारे से गुजरने की अनुमति दी जा रही है जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अपील के बाद यह फैसला सामने आया। उन्होंने चिंता जताई दी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट मंडरा रहा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से कई देशों के जहाज वहां फंस गए हैं। कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। एशिया, यूरोप, सब जगह हाहाकार मचा है। तो ईरान की तरफ से बड़ा बयान इस पर सामने आया कि भारत समेत 5 देशों को अनुमति दे दी गई है। भारत के साथ चीन और रूस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकल सकते हैं और इराक और पाकिस्तान को भी ईरान ने इजाजत दे दी कि उनके जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिना किसी रोक टोक के पार कर सकते हैं। इन 5 देशों को ही यह परमिशन दी गई है। जारी किया गया बयान ईरान की तरफ से कि उसके दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज का रास्ता बंद ही रहेगा, यानी वो अपने दुश्मन देशों के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं देगा। ईरान ने अनुमति देने के साथ ही अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। जहाज निकालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, ऐसी शर्त है। ऐसा सामने आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता पार करने से पहले जहाजों को ईरान के अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तभी वो जहाज वहां से लेकर जा पाएंगे। इधर इजराइल के एक अखबार के मुताबिक ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्या प्रस्ताव था वो? नेतन्याहू ने ट्रंप को प्रस्ताव दिया था कि वो ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ईरान की जनता को उकसाया, वो सड़कों पर अगर आ गई, तो ईरान की IRGC सेना वहां खून की नदियां बहा देगी। तो इसी डर से ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी, ऐसा दावा किया गया। उन्होंने नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये बातचीत, टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार है, ये बातचीत 17 मार्च को ये हुई थी। इजराइल ने हवाई हमले कर ईरान के कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को तो पहले ही मार गिराया था। सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी को भी मार गिराया था। तो उस वक्त नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने से ईरान की सरकार में हाहाकार मचा हुआ है, सरकार कमजोर पड़ गई है। तो नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान की सरकार को गिराने का अच्छा वक्त यही हो सकता है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिराने का यह सही वक्त है। लेकिन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात से इनकार कर दिया, उनके सुझाव से इनकार कर दिया। एक दिन का इंतजार करने की उन्हें सलाह दी, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को 17 मार्च को फोन किया था और 18 मार्च को ईरान में पर्शियन फायर फेस्टिवल मनाया जाने वाला था, नौरूज से पहले। उनके नए साल नौरूज से एक दिन पहले यह फायर फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इस त्योहार को मनाने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, उस वक्त उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन किए तो वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ उकसाने का वो मौका होगा जब इस फेस्टिवल में, त्योहार में लोग बाहर निकलें और सरकार के खिलाफ नारे लगाएं या प्रदर्शन करें, तब सरकार गिर सकती है। लेकिन 18 मार्च को जब यह त्योहार मनाया गया तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, सब कुछ शांत से हो गया। दावा किया गया कि इसी वजह से नेतन्याहू का ईरान की सरकार को गिराने का प्लान फेल हो गया था। उधर इजराइल ने दावा किया कि उनकी सेना ने ईरान की IRGC सेना के नेवी कमांडर को मार गिराया। इजराइल के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास शहर में हमला करके उसकी सेना ने ईरान की नेवी के कमांडर अली रजा तंगसरी को ढेर कर दिया। इजराइल के इस हमले पर वहां के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने भी मोहर लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने IRGC को कड़ी चेतावनी भी दे दी कि उनकी सेना एक एक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगी। हालांकि ईरान ने अली रजा तंगसरी के मारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आई, लेकिन इजराइल ने इसे अपनी फौज की एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह बताया। इजराइल ने बोला कि अली रजा तंगसरी को उस वक्त ढेर किया गया जब वो ईरान के बंदर अब्बास शहर में मौजूद थे। बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी हिस्से में शहर है, पोर्ट है, बंदरगाह है, फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर, हॉर्मूज गलियारे के मुहाने के पास, केशम द्वीप के बिल्कुल सामने है। सड़क के रास्ते बंदर अब्बास शहर की दूरी राजधानी तेहरान से करीब 1300 किलोमीटर दूर है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना को IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसरी की सटीक लोकेशन का पता चल गया था। इसके बाद उसने बिना देर किए एक स्ट्राइक की और उन्हें ढेर कर दिया। अली रजा तंगसरी IRGC के उन सैन्य अफसरों में शामिल बताए जाते हैं जिन्होंने ईरान की समुद्री सीमा को मजबूती से संभाल रखा था। समुद्री सीमा में बारूदी सुरंगें बिछाकर दुश्मन को डराने की रणनीति बताई जाती है कि अली रजा तंगसरी की थी।
ऐसा माना जाता है, जो माइंस बिछाने की बात हो रही थी कि वहाँ से जहाज गुजरेंगे तो वहाँ माइंस बिछ जाएंगी, वो रणनीति अली रेजा की बताई जा रही थी। इजराइल ने यह दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के कब्जे की रणनीति के पीछे भी अली रेजा तंगसरी का ही दिमाग था। 1962 में उनका जन्म हुआ था। IRGC सेना के नेवी में कमांडर के पद पर थे। 2018 में उन्हें कमांडर बनाया गया था। अली रेजा तंगसरी को ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था। इस हमले से कुछ दिन पहले ही अली रेजा तंगसरी ने अमेरिका और इजराइल की फौज को चेतावनी दी थी। इधर अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले एक सर्वे में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट बताई गई। रॉयटर्स और रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने मिलकर एक सर्वे किया। उनकी रेटिंग काफी कम बताई गई। सर्वे में उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे खराब रेटिंग बताई गई। ट्रंप की रेटिंग महज 36% रह गई है, ऐसा दावा है। यानी अमेरिका में सिर्फ 36% लोग ही ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अब पसंद करते हैं, उनके काम करने के तरीके से खुश हैं। रॉयटर्स और इप्सॉस का यह सर्वे है। ट्रंप की घटती लोकप्रियता के पीछे की वजह उन्होंने सामने उसमें बताई है और दावा है कि ईरान युद्ध और आसमान छूते पेट्रोल के दामों ने लोगों को ट्रंप के खिलाफ कर दिया है। लोग उनसे नाराज हो गए, उन्होंने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से ट्रंप की लोकप्रियता गिरती चली गई। पिछले हफ्ते ट्रंप की रेटिंग 40% थी। एक हफ्ते में ही उनकी रेटिंग 40% से गिरकर बताया जा रहा है कि 36% रह गई। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था उन्होंने कि वो अमेरिका को किसी भी बेमतलब की जंग में नहीं घसीटेंगे, लेकिन लोगों का मानना है ट्रंप ने अपना वादा तोड़ दिया। सर्वे ये कहता है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो तोड़ दिया था। इस वजह से उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया है और 35% लोग ही ऐसे हैं जो ईरान पर हमला करने का समर्थन करते हैं, जबकि 61% लोगों ने इस हमले का विरोध किया है, इस जंग का विरोध किया है। अपनी पार्टी के अंदर समर्थन मिला हुआ है, हालांकि उनको, उनकी अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके ज्यादातर नेता और समर्थक उनके साथ हैं। लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर कई रिपब्लिकन वोटर भी उनसे नाखुश बताए जा रहे हैं, वो भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं, उनकी संसद के चुनाव होने हैं, उनमें ट्रंप की पार्टी को झटका लग सकता है। ट्रंप की पार्टी को झटका मतलब ट्रंप को झटका। ईरान जंग का असर इन चुनावों पर पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और अमेरिका में संसद के चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में आते हैं। 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बीच में संसद के फिर चुनाव आते हैं, इसलिए उन्हें मिड टर्म चुनाव कहा जाता है, क्योंकि मिड टर्म के मिड में होते हैं। नवंबर महीने में इसी साल होने। संसद में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा इसी साल पता चलना है, किस पार्टी के ज्यादा नेता होंगे संसद में। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इस चुनाव में जीत गई तो संसद में ट्रंप के पार्टी के ज्यादा नेता होंगे, यानी ट्रंप का समर्थन करने वाले ज्यादा होंगे और वो आसानी से फिर वो फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई, डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा सांसद चुने गए, यानी विपक्षी पार्टी के ज्यादा सांसद चुने गए, तो संसद में जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रंप का जो हर फैसला आएगा उसमें अड़ंगा डाल सकते हैं। यानी चुनावों के बाद भी राष्ट्रपति तो ट्रंप ही रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, संसद का चुनाव है। लेकिन वो अपने हिसाब से फैसले लेने में उनको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी संसद में आ गई तो वो फैसलों पर अड़ंगे डालती रहेगी। और मिड टर्म चुनावों से पहले ट्रंप को अमेरिका के फ्लोरिडा में भी एक बड़ा झटका लग गया। वहां स्पेशल चुनाव हुआ और ट्रंप की पार्टी 2 सीटों पर हार गई। दोनों सीटें ऐसी थीं जो ट्रंप की पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, रिपब्लिकन पार्टी का। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर चुनाव हार गए, पहले कभी नहीं हारे थे, मतलब ये गढ़ था उनका। और ये भी ईरान जंग को ही इसकी वजह माना जा रहा है। अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी ईरान में छिड़ी जंग के खिलाफ है, ऐसा कहा जा रहा है। रॉयटर्स के एक सर्वे में भी ये बात सामने आई। इसके बाद वहां हुए स्पेशल चुनाव में फ्लोरिडा में इस जंग का असर दिखाई दिया नतीजों पर। ट्रंप की पार्टी फ्लोरिडा की 2 सीटों पर बुरी तरह हार गई। वही सीटें हैं जहां पर ट्रंप का प्राइवेट रिजॉर्ट है, मारा-लागो उनका प्राइवेट रिजॉर्ट है, जहां से वो कई बार रहते हैं वहां पर, वहीं से कई फैसले लेते हैं। वेनेजुएला वाला फैसला भी उन्होंने मारा-लागो में रहते हुए ही लिया था। ट्रंप हर महीने एक बार यहां जरूर आते हैं, पूरी टीम के साथ यहां मीटिंग करते हैं। एक घर भी है, रिजॉर्ट भी है। तो फ्लोरिडा में उसी जगह पर ट्रंप अपनी पत्नी और बेटे के साथ मतदान करने भी आए थे। इसके बाद भी ट्रंप को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा।
ट्रंप के सियासत में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब फ्लोरिडा की इन सीटों पर उनकी पार्टी हारी हो। डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां पर जीत मिली है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ मानी जाती थी ये सीटें। ट्रंप की पार्टी को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा था यहां पर, लेकिन इस बार ट्रंप की पार्टी इन दोनों सीटों पर हार गई और दावा किया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान में छिड़ी जंग। उधर ईरान में चल रही जंग के बीच यूक्रेन में रूस की सेना ने हड़कंप मचा दिया। एक साथ 1000 ड्रोन दाग दिए। एक साथ यूक्रेन के कई शहर इन हमलों से दहल उठे। मतलब जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और अमेरिका की जंग पर था, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ध्यान भी इस वक्त ईरान में चल रही जंग पर है, जिसका फायदा इस वक्त रूस उठाना चाहता है। और इसीलिए इस मौके पर रूस की फौज ने यूक्रेन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। मतलब जब किसी का ध्यान यूक्रेन पर नहीं था, उस वक्त रूस की फौज ने वहां एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन भेजकर बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन के नीप्रो शहर में तो एक बहुमंजिला इमारत से ड्रोन टकराता हुआ भी दिखा, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया गया। नीप्रो के जिस इलाके में हमला हुआ, वहां बहुत बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें दिखी। इमारतों के ठीक पीछे काफी दूर से एक ड्रोन नीचे की ओर जाता दिखा, जो अचानक एक इमारत से टकराया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और आग का एक बवंडर उठता हुआ दिखा। लेकिन ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि बताया गया कि 1000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन के शहरों की तरफ भेजे गए और 1000 से ज्यादा ड्रोन होने की जानकारी खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से दी गई। यूक्रेन के कई शहर एक साथ दहल उठे, कई लोग इन हमलों में जख्मी हो गए। काफी दिन से यूक्रेन में इक्का दुक्का ही मिसाइल और ड्रोन गिर रही थी, लेकिन अचानक इतना बड़ा हमला हुआ जिसने यूक्रेन की फौज को चौंका कर रख दिया। साफ संकेत मिल गया कि रूस की सेना अब इस जंग को और आक्रामक करने की तैयारी में, यानी पुतिन अब यूक्रेन के ऑपरेशन को तेज करने वाले हैं। यूक्रेन पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ ड्रोन हमले कर पुतिन ने इस बात का सीधा संकेत यूक्रेन को दे दिया। वैसे भी दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में चल रही जंग का रूस को बड़ा फायदा मिल सकता है और मिल रहा है। एक तरफ तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रूस की अर्थव्यवस्था को तेजी मिल रही है, क्योंकि रूस का कच्चा तेल अब लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का ध्यान भी अचानक यूक्रेन से हटकर ईरान की तरफ जाने के संकेत मिल गए। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन में लगे कई अहम हथियारों को पश्चिम एशिया के देशों में भेजने की तैयारी में। एयर डिफेंस सिस्टम हो और उनमें लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें हों। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इस वक्त पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों की सुरक्षा को ज्यादा अहम मान रहा है। अमेरिका के वहां पर सैन्य अड्डे हैं, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं वहां पर, ईरान के हमले बंद नहीं हो रहे हैं, इसलिए यूक्रेन के कई शहरों से एयर डिफेंस सिस्टम कम करके खाड़ी देशों की सुरक्षा में उन्हें लगाया जा सकता है। तो रूस की सेना को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऊपर से रूस की सेना ने 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग कर यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन से खाड़ी देशों में भेजे जाने की बात चल रही है, उनमें पेट्रियट है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इसका विरोध करने में देर नहीं लगाई। ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों में ईरान के हमलों का मुकाबला करने में अमेरिका की सेना की मदद कर रहे हैं। ईरान के जो शाहिद ड्रोन इस वक्त अमेरिका की सेना के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, उन्हीं शाहिद ड्रोन का मुकाबला यूक्रेन बीते 4 साल से कर रहा है। यही आत्मघाती शाहिद ड्रोन लगातार रूस को ईरान पहुंचा रहा था। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों पर इससे हमले कर रही थी। यूक्रेन को अनुभव है और उस अनुभव का अमेरिका फायदा लेने की कोशिश कर रहा था। शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में मदद मांगी जा रही थी ज़ेलेंस्की से, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को साफ कह दिया कि ईरान के शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए पेट्रियट और थार्ड जैसे जो डिफेंस सिस्टम जो हैं, जो यूक्रेन में लगे हुए हैं, वो अगर वहां भेजे तो वो नाकाम भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे ड्रोन रोकने के लिए छोटी इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, उनका मानना। यूक्रेन की फौज लंबे वक्त से ऐसा ही कर रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पास 10,000 सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। मतलब पहले से जितने सैनिक ईरान के आसपास हैं, उनके अलावा 10,000 और सैनिक। खबर है अमेरिका अपने इन सैनिकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के खार्क द्वीप के पास तैनात कर सकता है। ये वही हॉर्मूज गलियारा है जो पिछले कई दिनों से बंद है और इसे ट्रंप हर हाल में खुलवाना चाहते हैं। खार्क द्वीप तो ईरान की लाइफलाइन बताया जाता है।
वहां पर ईरान ने जमीन पर बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं जिनमें तेल भरकर रखता है वो। वहीं से ईरान अपने कच्चे तेल को दुनिया भर में भेजता है। ये दोनों जगह ईरान के लिए बेहद अहम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी और खार्क द्वीप भी। इसलिए अमेरिका इन दोनों जगहों के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहता है। यह दावा, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जंग में अमेरिका की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि खाड़ी देशों में पहले से ही बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 1-2 हजार नहीं, करीब 50,000 सैनिक। इनके अलावा अमेरिकी मरीन यूनिट के करीब 2200 सैनिकों को भी ईरान भेजे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी मरीन यूनिट के सैनिक दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। और खबर तो यह भी है कि अमेरिका से करीब 3000 पैरा ट्रूपर ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये पैरा ट्रूपर हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतरकर युद्ध करने में माहिर होते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, इतने सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ईरान के पास अपने 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर चुका है। इसमें पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसलिए आशंका जताई गई अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीन पर जंग शुरू कर सकता है। लेकिन ईरान की IRGC सेना भी कोई हाथ धर कर नहीं बैठी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका से जमीन पर आर पार की जंग लड़ने के लिए ईरान की IRGC सेना ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर रखे। अपनी इस तैयारी से ईरान ने अपने इरादे भी बता दिए। उसने यह साफ कर दिया कि वो इस जंग में अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला। एक तरह से ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। चुनौती यह कि अगर ट्रंप ने उसकी जमीन पर सेना उतारी तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह वो तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्लानिंग यह है कि किसी भी तरह ईरान घुटनों पर आ जाए। इस वक्त अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई, कुछ ही दिन बाद ईरान ने समंदर के इस गलियारे को बंद कर दिया। रास्ता बंद हुआ, वहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों का आना जाना बंद हो गया। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो गई। युद्ध के जानकार मानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ गया है। यह दबाव कि इस रास्ते को कैसे खुलवाया जाए। अमेरिका ने कई बार ईरान को धमकी भी दी, उसके गैस प्लांट को भी निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिरा दिया था, क्योंकि ईरान के वो मिसाइल ठिकाने जमीन की गहराई में बने हुए थे। मतलब अमेरिका ने इस समुद्री रास्ते को खुलवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उसकी तमाम कोशिश के बाद भी ईरान ने इसे खोला नहीं, अपना कंट्रोल बनाए रखा। युद्ध के जानकारों का मानना है इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नया प्लान बनाया। दावा किया गया उसी प्लान के तहत ट्रंप ने ईरान के आसपास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ईरान के पास 10,000 और सैनिक भेज सकते हैं। और सैनिक ही नहीं, उन सैनिकों के साथ अमेरिका बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजने में जुटा है। इसलिए दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका का प्लान ईरान से आमने सामने की जंग लड़ने का भी है, आर पार की जंग, और वो भी उसी की धरती पर, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल जमीन की लड़ाई में ही किया जाता है। पिछले करीब 1 महीने से चल रही जंग इसलिए माना जा रहा है कि लंबी खिंच सकती है और आगे कई महीनों तक शायद चल सकती है। जंग खत्म होने में महीनों का समय लग सकता है। ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अगर ये जो खबरें आ रही हैं ये सही हैं। दूसरे देशों में भी जंग के फैलने की आशंका जताई गई। अमेरिका का अखबार इस बात का दावा करता है कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को ईरान के पास तैनात करना शुरू कर दिया। हालांकि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के सैनिक पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका के सैनिक हैं 13,000, वहां पे 13,000 से ज्यादा हैं। कतर में सैनिक हैं 10,000 से ज्यादा हैं। बहरीन में 9,000 से ज्यादा हैं। इसी तरह UAE में करीब 5,000 सैनिक हैं अमेरिका के। सऊदी अरब में 3,000 हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं। ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। अगर इन सभी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को मिलाकर देखें तो 50,000 के करीब पहुंच जाती है संख्या। मतलब 50,000 सैनिक ईरान के आसपास अमेरिका के पहले से ही तैनात हैं और करीब 3,000 पैरा ट्रूपर को ईरान रवाना कर चुका है। हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतरकर जंग लड़ने में जो माहिर माने जाते हैं पैरा ट्रूपर, वो तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मरीन यूनिट के करीब 2200 जवानों को भी ईरान भेज सकता है, जो किसी भी वक्त ईरान के पास पहुंच सकते हैं। ये समंदर के रास्ते जमीन पर हमला करते हैं मरीन यूनिट के जवान। मरीन यूनिट के जवान दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में ईरान के पास सैनिक होने के बाद भी
ईरान के आसपास के इलाके में सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ने 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान की धरती पर आर पार की जंग शुरू कर सकता है, अब यह माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इन तैयारियों की ईरान को भनक ना हो। उसने भी अपनी कमर कस ली है, खबरें आ रही हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की सेना से आमने सामने की लड़ाई के लिए ईरान की IRGC सेना ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने जमीनी लड़ाई के लिए लाखों की संख्या में सैनिक तैयार कर रखे हैं, यह तस्नीम न्यूज एजेंसी कह रही है, जो उसकी अपनी सेना की न्यूज एजेंसी मानी जाती है। 10 लाख से ज्यादा जवान जंग के लिए तैयार हैं, वहां से दावा किया जा रहा है। IRGC सेना के कमांडर के एक इशारे पर अमेरिका की फौज पर यह टूट पड़ेंगे। तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि जंग में अमेरिकी सेना से भिड़ने के लिए बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के भी सेना में भर्ती हो रहे हैं। मतलब जमीन पर अमेरिकी सेना से निपटने के लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका है, उस तरफ से यह दावा किया जा रहा है। उसने पहले भी अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में जुट गया था। ईरान का मकसद अमेरिका को लंबी और थका देने वाली जंग में खींचने का दिख रहा है जानकारों को। कुछ रोज पहले भी पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जंग में ईरान ने प्लान सी को एक्टिवेट किया। प्लान ए और बी के बाद प्लान सी तक पहुंचने के लिए ईरान ने प्लान ए और प्लान बी भी बनाया था। प्लान ए के तहत पहले अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकतवर मिसाइलों और रॉकेट से जवाब दिया। इसके बाद उसने प्लान बी शुरू किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, वो प्लान बी था। दोनों प्लान के बाद प्लान सी है। ईरान अपने इस प्लान के तहत अमेरिका को जमीनी जंग में घसीटना चाहता है। यह है प्लान सी, माना जा रहा है कि अमेरिका उसकी धरती पर जंग लड़ने के लिए अपनी सेना उतारे। और जंग में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, उन्हें देखकर माना जा रहा है कि ईरान अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। क्योंकि ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है वो IRGC सेना की एजेंसी मानी जाती है। वो कह रही है अमेरिका ने जमीन पर जंग शुरू की तो ईरान की IRGC सेना उसके खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर देगी, छापामार युद्ध। ऐसी रणनीति जिसमें एक छोटी सेना या सैनिकों का समूह दुश्मन की बड़ी और ताकतवर सेना से लड़ता है, घात लगाकर दुश्मन पर अचानक हमला करता है। दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाते हैं गुरिल्ला सैनिक। ईरान ने जमीनी लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को मात देने के लिए आत्मघाती हमले तक की तैयारी कर रखी है। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाए। तो युद्ध के जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में सत्ता बदलना है, इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना है। कई बार इसके संकेत दे चुके हैं ट्रंप। अमेरिका चाहता है किसी भी तरह ईरान से इस्लामी शासन का अंत हो जाए। लेकिन ईरान में सत्ता बदलना इतना आसान नहीं दिख रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया इसीलिए अमेरिका ईरान के नजदीक अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसे डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम कहा जा रहा है। डबल गेम इसलिए क्योंकि एक तरफ वो ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, उसके सामने शर्तें रख रहे हैं, ये तक ऐलान कर दिया कि अमेरिका की सेना अगले 10 दिन तक ईरान के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ वो ईरान के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ाने में जुटे, सैनिक पर सैनिक भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने ड्रोन स्पीड बोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसी नाव जो रिमोट कंट्रोल से चलती है, उसमें कोई आदमी नहीं होता। पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की। यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी लड़ाई में इस तरह की नावों का इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिका फारस की खाड़ी में ईरान की IRGC सेना पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। ट्रंप सिर्फ बातचीत करने का दिखावा कर रहे हैं क्या, इस पर सवाल उठ गया है। क्योंकि वो ईरान को बातचीत में क्या उलझाए रखना चाहते हैं ताकि वो ईरान को घेर पर उस पर हमला कर सके। अब ऐसी अटकलें हैं इन खबरों के आने के बाद। सौबात की एक बात यह कि गैस के लिए आगे का क्या प्लान, आने वाले सालों का क्या प्लान, कोई प्लान है भी या नहीं है। क्योंकि ईरान जंग में आगे जो भी हो, यह तो साफ हो गया कि दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते का कोई विकल्प तो दुनिया को निकालना पड़ेगा, तो भारत को भी निकालना पड़ेगा। तो भारत में आगे का क्या प्लान हो सकता है? भारत में लंबे समय से एक प्लान पर काम तो चल रहा है,
लेकिन इस जंग ने उस प्लान पर फिर सबका ध्यान खींच लिया। हॉर्मूज के रास्ते में कोई भी अड़चन आई तो कभी भी फंस सकते हैं, ये तो साफ हो गया। और कच्चे तेल का दूसरा कोई सोर्स ढूंढ भी लें, रूस से ले लें, वेनेजुएला से ले लें, कहीं और से ले लें, लेकिन भारत को तो गैस भी चाहिए देश चलाने के लिए। सीएनजी पीएनजी तो चाहिए ही। और नेचुरल गैस का भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कतर है, और कतर की गैस फंस गई है जंग में। बाकी कहीं से मंगवाएं तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगवाएं तो लंबा पड़ेगा। एक और विकल्प है जिस पर काफी टाइम से काम चल रहा था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। यह योजना बहुत पुरानी है। 1980 के दशक के अंत में भारत ने प्लान बनाया था, या यूं कहें कि आइडिया दिया था, प्रस्ताव दिया था कि गैस को समुद्र के नीचे से पाइप से क्यों ना मंगवा लें। नक्शा अगर आप देखो तो अरब सागर में एक तरफ गुजरात है, उसके ठीक सामने ओमान पड़ता है, सीधा रास्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने के बाद पड़ता है ओमान। उधर से खाड़ी से आओ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने के बाद ओमान पड़ता है, यानी इस रास्ते में हॉर्मूज पड़ता ही नहीं है, ये खुले समुद्र में सीधा गुजरात से ओमान। तो प्रस्ताव यह रखा गया कि ओमान से गुजरात तक पाइपलाइन डाल दो समुद्र के अंदर, गैस उससे आ जाएगी। यह युद्ध की वजह से नहीं बनाया गया था, तब यह प्लान युद्ध की वजह से नहीं बनाया गया था। तब यह सोचा गया था कि इस तरीके से गैस मंगाना सस्ता पड़ सकता है, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक विचार था, कोई ठोस प्लान नहीं बना। असली शुरुआत हुई 1993 में, 1993 में भारत और ओमान ने लिखित समझौता किया कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ओमान और भारत दोनों ने कहा कि $500 करोड़ लगेंगे इसमें। उस समय बड़ी रकम थी। रूट का सर्वे भी शुरू हुआ कि कहां से चलेगी, कहां तक लाइन जाएगी। ब्रिटेन की एक कंपनी ने समुद्र के नीचे का मैप बनाया। तो शुरुआती प्लान था कि 1997 में, 1997 में निर्माण शुरू होगा, 1999 तक गैस भारत पहुंचने लगेगी। अब आप सोच रहे हो कि 1997 तक गैस आ जानी थी, 1999 तक गैस आ जानी थी, तो अब तो 2026 चल रहा है, क्यों नहीं आई? तो हुआ क्या कि 1990 के दशक के अंत तक कई स्टडी हुई, लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कतें बताई गई कि समुद्र इस इलाके में बहुत गहरा है और उस वक्त उस गहराई पर पाइप बिछाने वाले जहाज नहीं थे। तो प्रोजेक्ट ठंडा पड़ गया कि इतनी गहराई पर पाइप बिछाने के लिए जहाज जाएंगे ना, पाइप बिछाते रहेंगे जहाज, वो जहाज नहीं थे। फिर कई बार बात उठाई गई लेकिन उठ नहीं पाई। फिर 2010 में सेज, SAGE, सेज नाम की एक कंपनी ने फिर जोर लगाया, SAGE, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज। फिर 2023 में ये नए रूप में चर्चा में आई पाइपलाइन। तो अब प्लान जो है वो नक्शे पर ऐसा दिखता है कि एक तरफ अरब में ओमान है, ओमान के पूर्वी किनारे पर रास अल जिफान नाम की जगह है। यह ओमान का समुद्री तट है जो सीधा अरब सागर को छूता। दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य है। गुजरात के पश्चिमी तट पर पोरबंदर शहर के पास दक्षिण गुजरात का समुद्री किनारा है। ओमान के रास अल जिफान से शुरू करके समुद्र के नीचे एक बहुत लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन अरब सागर के बीच से सीधे गुजरते हुए लगभग 1200-1300 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी। और खुला समुद्र है, कोई स्ट्रेट वगैरह नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह तो दूसरी तरफ, वो तो पार करने के बाद है। रास्ते में समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन कहीं कहीं 3450 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर के करीब गहरा है नीचे, कई कई जगह पर। दुनिया की सबसे गहरी समुद्री गैस पाइपलाइनों में एक होगी जब यह बन जाएगी। नक्शा देखो तो दिखता है कि पाइपलाइन का रास्ता बिल्कुल सीधा होगा। ओमान के तट से निकलकर अरब सागर के गहरे पानी में सीधा चलते हुए गुजरात के पोरबंदर के पास भारत के तट पर पहुंच जाएगी। बीच में एक जगह या तो मरे रिज पर या कोलहाट सी माउंट के पास बीच में एक पंप स्टेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि गैस का प्रेशर बनाए रखना पड़ता है ना। तो बीच में भी उतनी लंबी लाइन जो आएगी तो बीच में फिर प्रेशर देना पड़ेगा उसमें। अब सवाल यह कि भारत तो कतर से गैस लेता है, तो ओमान से भी उतनी गैस मिल जाएगी क्या? तो बात तो सही है, ओमान के पास उतनी गैस नहीं है, लेकिन ओमान को गैस भेजने का हब बनाने का प्लान है। वहां की गैस नहीं, वहां से गैस आएगी, क्योंकि ओमान जमीन से जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब से भी और UAE से भी जुड़ा हुआ है। तो ओमान तक दूसरे देशों से गैस आ सकती है, जमीन के रास्ते भी।
और फिर ओमान से समुद्र के अंदर बिछी पाइपलाइन में डाली जा सकती है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता ही ना लेना पड़े। ओमान के अपने गैस फील्ड भी हैं, लेकिन वहां गैस कम है, वहां से तो आ ही सकती है, लेकिन वो गैस तो ओमान अपने लिए इस्तेमाल करता है, इतनी कम गैस है। लेकिन यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे पड़ोसी देशों से वहां गैस आ सकती है ओमान में, और फिर वहां से गुजरात। सारी गैस पहले ओमान में इकट्ठा की जाएगी, वहां प्रोसेसिंग होगी, कंप्रेशन होगा, यानी प्रेशर से गैस भेजने के प्लांट बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रेशर से भेजनी पड़ेगी पाइपलाइन से। फिर यह समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से गुजरकर भारत आएगी। भारत में पहुंचने पर पोरबंदर के पास एक बड़ा रिसीविंग टर्मिनल बनेगा, वहां से गैस को भारत के जो पाइप नेटवर्क है, वो अभी है, मौजूदा नेटवर्क है, उससे जोड़ दिया जाएगा। ये गैस बिजली बनाने के प्लांटों में जाएगी, खेती के लिए खाद बनाने के प्लांटों में जाएगी, फैक्ट्रियों में जाएगी, घरों में इस्तेमाल होगी। जो सीएनजी पीएनजी नेचुरल गैस है, तो वही उसी से सीएनजी पीएनजी बनेगी। कंपनी का नाम है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, सेज एसएजी, भारतीय कंपनी है। 1990 के दशक से ये आइडिया चल रहा था, तब ओमान और भारत ने समझौता भी किया था। अब फिर से पूरी प्लानिंग हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है, इंजीनियरिंग का प्लान सब तैयार हो चुका है। लागत करीब $500 करोड़ तब बताई जा रही थी, अब थोड़ी बढ़ गई होगी, लगभग 47,000 करोड़ रुपए, $500 करोड़। प्लान यह है कि इससे रोजाना लगभग 31 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आएगी। अभी लगभग 63 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस खाड़ी से आती है भारत, मुख्य तौर पर कतर से आती है। तो यह मान लीजिए कि अभी जितनी गैस उस इलाके से आती है, उसका 1/3 हिस्सा इस पाइपलाइन से आ सकता था, अगर पाइपलाइन रेडी होती तो इस पाइपलाइन से 20 साल तक सप्लाई का प्लान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो बाईपास हो ही जाएगा इससे। अगर ये बन गई तो भारत को समुद्री जहाज से आने वाली तरल गैस से सस्ती गैस मिल सकेगी। और सस्ती क्यों होगी, उसका भी एक कारण है। अनुमान यह है कि हर साल 7,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। पाइपलाइन सुरक्षित रास्ता भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बाईपास हो जाएगा। कोई और भी युद्ध हो तो पाकिस्तान या दूसरे संवेदनशील इलाकों से बचकर सीधा समुद्र के रास्ते नीचे से गैस आ जाएगी। स्टडी और डिजाइन का काम चल रहा है। अगर सब ठीक रहा, निर्माण जल्दी शुरू कर दिया गया, तो 5 साल में पाइपलाइन तैयार हो सकती है, ऐसा अनुमान है। इसमें गैस सिर्फ ओमान की नहीं होगी, ओमान को हब बनाया जाएगा। ओमान के अपने गैस फील्ड में ज्यादा गैस नहीं है, लेकिन यूएई, ओमान जमीन से जुड़े हैं। यूएई से ओमान की तरफ जमीन पर या छोटी पाइपलाइन से गैस आ सकती है। सऊदी अरब भी यूएई के जरिए जुड़ सकता है, सऊदी अरब की भी बॉर्डर है ओमान से। कतर से गैस को एलएनजी बनाकर लिक्विड बनाकर जहाज पर लादकर ओमान के बंदरगाह पर लाया जा सकता है, या फिर भविष्य में जमीन के रास्ते समुद्र की छोटी पाइपलाइनों से भी लाया जा सकता है। पुराना प्लान तो यह भी था कि ईरान से भी यहां गैस लाई जाएगी और फिर यहां से गुजरात आ सकती है, यानी ईरान से भी समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से ओमान तक, फिर ओमान से भारत तक। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि जब जहाज से गैस को लाना पड़ता है तो उसको पहले लिक्विड बनाना पड़ता है। ये गैस सस्ती क्यों पड़ेगी? क्योंकि जहाज से जब लाना पड़ता है तो उसको लिक्विड बनाना पड़ता है, वो गैस के रूप में नहीं आती है, इसलिए वो एलएनजी होती है। एलएनजी, एल उसमें लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। पाइप से भेजने में वो नहीं करना पड़ता, वो गैस ही आ जाती है। जब गैस को जहाज से दूर भेजना हो, जैसे कतर से भारत भेजना हो, तो गैस को बहुत ठंडा करना पड़ता है, -162 डिग्री के लगभग के टेम्परेचर पर लाना पड़ता है, तब वो लिक्विड बनती है। फिर लिक्विड बनाकर उसको तरल बनाकर फिर लाते हैं। तरल बनाने में महंगा प्लांट लगता है, जहाज में भरकर ले जाते हैं, भारत में फिर उतार कर उसको गैस में फिर बदलते हैं। वहां से लिक्विड बनाते हैं गैस को, फिर लिक्विड को लेके आते हैं, फिर लिक्विड को फिर यहां पर गैस बनाते हैं। 3 स्टेप लगते हैं, लिक्विड बनाओ, जहाज से भेजो, उसको फिर गैस बनाओ। इन तीनों स्टेप से गैस महंगी हो जाती है, जबकि पाइपलाइन में ये गैस ही रहेगी, एलएनजी नहीं होगी, लिक्विफाइड नहीं होगी, सिर्फ नेचुरल गैस होगी। ओमान के तट पर गैस में प्रेशर डालकर पाइप में डाला जाएगा। पाइपलाइन समुद्र के नीचे 1200-1300 किलोमीटर तक जाएगी। बीच में अगर जरूरत पड़ा तो एक मिड लाइन कंप्रेशन स्टेशन, यानी समुद्र में बीच में पंप स्टेशन भी हो सकता है, जो गैस का प्रेशर बनाकर रखेगा। फिर गुजरात में पोरबंदर के पास पहुंचकर गैस को सीधे भारत के गैस पाइप नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा। कोई लिक्विड बनाने का प्लांट नहीं, कोई एलएनजी टैंकर का चक्कर नहीं। इस प्लान पर काम तो चल रहा था, लेकिन समुद्र में जो गहराई की बात थी, पहले वो दिक्कतें आई, लेकिन युद्ध ने इसमें फिर से रफ्तार भर दी है। 100 बात की एक बात।